हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है सीसैट का, जो आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें कि आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। उसकी कंटिन्यूटी में आज हम आपके साथ अगले सेशन में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, या फिर जिसको आप अरिथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका होगा क्या। देखो, है ये रीजनिंग है, बट आपको क्वेश्चन देखने में ये मैथ्स का लगता है, तो एक तरह से मैथ्स और रीजनिंग के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे, और पेपर में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें कि उसने आपको बोला, अब बहुत ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। देखो, उसने बोला कि अ शेफर्ड हैड 17 शीप्स, ऑल बट 9 डाइड। इसका मतलब क्या है? देखो, इस लाइन का मतलब आपको मेनली समझना है, ऑल बट 9 डाइड। उसका मतलब ये है कि ऑल डाइड पर 9 रह गई। ठीक है, कि सारी ऑल डाइड बट एक्सेप्ट 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई। तो इसका मतलब है कि, यानी कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी वॉज ही लेफ्ट विद। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा आंसर था कि उसके पास कितनी रह गई, उसके पास 9 रह गई। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखो, ये एक आपका थोड़ा सा बस ट्रिकी लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन में, जिसको आपने समझना था, और उस लैंग्वेज को ही अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आंसर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन, कोई शॉर्टकट, कोई रूल नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करनी थी। तो ऑल बट 9 मीन्स कि सारी ऑल डाइड बट 9 बच गई। तो उसने यही पूछा कि उसके पास कितनी बची, 9 बची। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, अब देखो, उसने बोला कि अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। एक बर्ड शूटर की बात हो रही है, उससे पूछा गया कि उसके पास कितनी बर्ड्स है बैग में। ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6। इसका मतलब क्या है कि उसमें बैग में सारी स्पैरोज थी, पर 6 स्पैरोज नहीं थी। तो अगर 6 स्पैरोज नहीं थी तो 6 क्या थे? जो बाकी चीज है, एक तो पिजन हो सकते हैं, यानी 6 क्या थे? पिजन्स प्लस डक्स। ठीक है, ऑल स्पैरोज बट 6 का मतलब क्या है कि सारी स्पैरोज थी 6 को छोड़ के। तो 6 मतलब बाकी सब थे, और बाकी सब में कौन बचते हैं? आपके पिजन्स एंड डक्स। फिर उसने बोला ऑल पिजन्स बट 6, यानी 6 क्या थे? सारे पिजन्स थे एक्सेप्ट 6, यानी 6 जो थे वो पिजन नहीं थे। तो अगर वो पिजन नहीं थे तो वो क्या होंगे? स्पैरोज प्लस डक्स। और अगली लाइन आपको दी हुई है ऑल डक्स बट 6, यानी 6 जो है वो डक्स नहीं है, तो वो क्या होंगी? पिजन्स प्लस स्पैरोस। तो ये इसका क्वेश्चन का मतलब था। तो चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि उसने पूछा कि टोटल कितनी बर्ड्स थी। देखो, इनको ऐड करके आ रहा है 6, इनको ऐड करके आ रहा है 6, है ना, और इनको ऐड करके आ रहा है 6, यानी कि 3 को ऐड करके जो है आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पिजन्स प्लस स्पैरोस प्लस डक्स, इसका आंसर क्या है। अब आप एक चीज देखो, अगर उसने बोला, अब जैसे कि यहाँ पे पहले आप अगर चलो 36 वाला ऑप्शन उठाते हो, वो कह रहा है कि 6 पिजन्स प्लस डक्स थी। तो या फिर आपकी स्पैरो प्लस डक आपको कितनी दी हुई है? 6। तो अगर आप स्पैरो प्लस डक 6 करते हो, ठीक है, तो पिजन्स कितने होंगे? 30। तो अगर पिजन्स 30 होंगे तो पिजन प्लस डक 6 तो हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, इस हिसाब से तो आपका आंसर जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। मतलब एक टाइप ऑफ बर्ड जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। नंबर ऑफ पिजन्स जो है, इतना तो देखो हम समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पिजन्स जो है वो भी 6 से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ डक्स जो है वो भी 6 से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पैरोज जो है वो भी 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप चलो 6 से कम अगर होना चाहिए, तो अगर मैं चलो 5 भी रखूं, तो 5 प्लस 5 आपका 15 बनता है। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो सीधा आंसर इसका आ रहा है बहुत क्लियरली 9। ऑप्शन देख के ये आंसर पता लग रहा है
क्योंकि ये 9 होंगे टोटल, तभी पॉसिबल है कि 6 पिजन प्लस डक्स थे, बाकी स्पैरो थे, यानी 3 स्पैरो। स्पैरो प्लस डक्स जो है वो मतलब सारे के सारे ये 3 थे, तभी 3+3 करके आपका कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो ये भी आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको अपना माइंड अच्छे से वर्क करना है, आपको अच्छे से सोचना है, ठीक है, वो चीज आपको इन क्वेश्चंस में मिल सकती है आपके सीसैट एग्जाम में, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान से देखिए उसने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन्स, टोटल कितने लोग हैं, 1200, कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। ठीक है, कि एक ट्रेन में वो कह रहा है कि 1200 बंदे जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद उसने बोला कि फॉर एवरी 15 सोल्जर्स देयर इज वन कैप्टन, हर 15 सोल्जर्स के लिए एक कैप्टन है। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, फॉर एवरी 15 सोल्जर, हर 15 सोल्जर्स के लिए अगर एक कैप्टन है, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो क्या हो गई, 15:1 की। 15 सोल्जर है तो एक कैप्टन है, ठीक है, तो टोटल ये कितना हुआ, 16, है ना। यानी टोटल उसने कितना बताया, 1200। तो अगर 16 की वैल्यू 1200 है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, अगर 16 की वैल्यू, अगर टोटल की वैल्यू 1200 है, तो हमें ये बताना है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 की वैल्यू होगी 1200 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करते हो तो 4 4 16, 4 3 12, ठीक है, 300, ठीक है, 4 7 28, ठीक है, 4 5 20। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सो आई होप आप सभी को क्लियर है। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये भी एक पजल सी है, छोटी सी एरिथमेटिकल पजल कह सकते हो आप। हाँ जी, अरुणा कट अ केक, एक केक था, अरुणा ने क्या किया, उसके 2 हिस्से कर दिए इंटू 2 हाफ्स एंड कट्स 1 हाफ इंटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज। एक हाफ को और छोटे पीसेस उसने किए, ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कितने पीसेस थे। ठीक है, उसने बोला कि ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज 20 ग्राम इन वेट। जो स्मॉल पीस है, जो हाफ के पोर्शन से काटा गया है, स्मॉलर पीस जो है वो 20 ग्राम का है। तो अगर वो 20 ग्राम का है, तो इफ शी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक इन ऑल विद हर, अगर उसके पास 7 पीसेस ऑफ केक है, टोटल पीसेस ऑफ केक, उसने स्मॉलर पीसेस नहीं बोला, उसने टोटल पीसेस ऑफ केक बोले कितने हैं, 7। तो अगर 7 है तो उसमें एक पीस तो यही वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है उसके कितने पीस हो गए, 6। मतलब इस पोर्शन के 6 पीस और इस पोर्शन का 1 पीस। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसके आपने फर्दर कट करके छोटे पीसेस जो है वो आपने लिए, तो आप देखो एक पीस उसने बोला था 20 ग्राम का है, एक पीस जो है आपका वो 20 ग्राम का है। तो एक पीस अगर 20 ग्राम का होगा तो 6 पीस कितने ग्राम के होंगे, 120 ग्राम के। यानी कि ये हाफ केक जो है ये आपका 120 ग्राम का है, तो ये वाला हाफ भी 120 ग्राम का होगा। तो आप अगर इनको मिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं। देखो आपने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आप गलती ये कर सकते हो कि आप इसको 7 कर सकते हो, 7 ही करना, 7 तो टोटल पीसेस है। 7 अगर टोटल पीसेस है तो मतलब ये हाफ जो है ये 6 पीसेस कवर कर रहा है। तो 6 इंटू आपने किया 20, 120 आ गया, ये भी 120, ये भी 120, तो टोटल वेट आपके केक का कितना है, 120 प्लस 120 करेंगे तो 240 ग्राम। क्लियर, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें उसने स्टूडेंट गॉट मेनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट, 2 गुना उसके गलत थे, रॉन्ग है, सही से उसका 2 टाइम, यानी रॉन्ग इज टू राइट की रेशियो जो उसने दी आपको वो 2:1। ठीक है, उसके बाद उसने इफ ही
48 सम्स इन ऑल, यानी उसके अगर 2 गलत है तो 1 राइट है, तो इसको अगर मैं ऐड करूं कितना आया 3, यानी टोटल उसने 3 सम, मतलब ये मैं आपको है तो उसका 2 टाइम्स, मतलब उसका 2:1 में 2 जो है वो रॉन्ग है, 1 जो है वो राइट है, तो उसने मतलब 3 की वैल्यू उसने 48 बताई है और आपसे वो पूछ रहे हैं राइट क्वेश्चन उसके कितने थे, तो उस हिसाब से आप देखिए 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 48, 3 1 का 3, यानी कि ये कितने सम्स करेक्ट थे, क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। हाँ जी, अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना इसको। A placed 3 sheets with 2 carbons to get 2 extra copies of the origin। देखो 3 शीट्स ली उसने, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, ये तो 3 क्या है शीट, और उसने कार्बन कॉपी कितनी ली 2, एक ये रही कार्बन कॉपी, एक ये रही कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद उसने फोल्ड किया पेपर को इस तरह से कि अपर हाफ ऑफ द शीट वर ऑन टॉप ऑफ द लोअर हाफ, कि जो अपर हाफ है शीट का, अपर हाफ जो है वो ऊपर होगा लोअर हाफ के, तो मतलब आप उसको अपर पोर्शन को ऊपर रखेंगे और ये चीज जो है वो नीचे टर्न हो जाएगी, तो कार्बन शीट का, चलिए कार्बन शीट जो होती है उसके एक साइड इंक होती है और एक साइड इंक नहीं होती, तो बहुत मैटर करता है कि आपने शीट कैसे रखी है। कई बार आप शीट को उल्टा रख देते हो ना, इंक वाला पोर्शन ऊपर रख देते हो तो वो कॉपी है ना, तो कार्बन शीट आपको पता है ना, आप इस तरह से रखते हो कि इंक वाली चीज नीचे और ऊपर से जब आप लिखते हो तो वो नीचे वाली शीट पे छपता रहता है, क्योंकि इंक वाली चीज उसको टच कर रही है। तो कार्बन शीट में ये बहुत मैटर करता है कि इंक वाली साइड कहाँ है, इंक वाली साइड नीचे रखी है, इसमें भी आपने इंक वाली साइड नीचे रखी है, पर जब आप इसको फोल्ड करोगे, उसने बोला इसको फोल्ड करो, उससे क्या होगा, ये जो फोल्ड करने से इंक वाली चीज ऊपर आ जाएगी, है ना, मतलब ये जैसे कि आपका ये तो है ही, आपने इसका जो है जब किया फोल्ड करने से ये वाली चीज जब इधर फोल्ड हुई, इंक वाला पोर्शन ऊपर होगा, जिस वजह से जो पेज आ रहा है ना वहां पे कॉपी नहीं होगा, मतलब कॉपी वो इन 2 लेयर्स पे ही होगा, नीचे जो मर्जी लेयर आए कॉपी नहीं होगा। उसका रीजन है क्योंकि इंक फोल्ड होने की वजह से इंक वाला पोर्शन जो है वो ऊपर हो जाएगा, तो आपका इसका क्या होगा कितनी, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से, कार्बन कॉपी, ओरिजिनल को इंक्लूड हमने नहीं करना, ठीक है, ओरिजिनल पे तो आप लिख रहे हो, उसके अलावा कार्बन कॉपी पूछ रहा है, तो कितनी कार्बन कॉपीज आपको मिल रही है 2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसने बोला इन अ ग्रुप ऑफ काउ, ग्रुप है जिसमें काउ भी है और हेन भी, द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। पहले तो इनका नंबर ऑफ हेड्स क्या हो, सपोज काउ जो है वो x है और हेन जो है सपोज y, ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स मतलब x प्लस वाई करिए, ठीक है, उसका क्या करना है आपको ट्वाइस, ठीक है, तो उसने मोर देन, ठीक है, इसमें प्लस 14 करना है, क्या लेने के लिए कि नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, वो कह रहे हैं आप उनके हेड्स, हेड्स तो ऑब्वियसली सबका एक ही होता है ना, तो x प्लस वाई का ट्वाइस किया, उसमें 14 ऐड किया, तो वो किसके बराबर है नंबर ऑफ लेग्स के। तो अब देखो काउ को आपने x सपोज किया है, तो इसका मतलब 4x हो गया, काउ की कितनी लेग्स हैं 4, 4x प्लस हेन की कितनी लेग्स हैं 2, तो ये बना आपका 4x प्लस 2y, क्लियर। तो बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y, तो देखो आपका 2y 2y तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो 14 इधर ही रखते हुए ये 2x जब उधर जाएगा तो 4x माइनस 2x हुआ, तो इसका मतलब 2x आ गया कितना 14, तो उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी हो गई 14/2 यानी 7। तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उसने पूछा नंबर ऑफ काउस, तो काउस तो हमने x से सपोज किया ना, और x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो वैसे भी आपका x अगर 7 है तो y आपको पता लग जाएगा उस हिसाब से, है ना, आपको x की वैल्यू आ गई है तो y की भी पता लग जाएगी, राइट। तो चलिए ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखो एज वाला क्वेश्चन है। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको आप x लेके भी कर सकते हैं, x लेके तो आप सब कर ही लेते हैं, है ना, जरा ऑप्शन से करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। देखो उसने बोला कि एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन, एल्डर सन की ट्वाइस है, ठीक है। 10 years hence 10 साल बाद एज ऑफ फादर जो है वो 3 टाइम्स होगी किसकी यंगर सन की, ये कौन सा सन है यंगर, ठीक है, उसकी 3 टाइम्स होगी। और फिर उसने बोला कि अगर डिफरेंस दोनों सन्स में 15 साल का है, देखो एज डिफरेंस जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। अब आप देखो आपके और आपके भाई में अगर 4 साल का फर्क है तो आप बड़े हो छोटे हो किसी भी एज में हो हमेशा 4 साल का ही फर्क रहेगा ना, सम का फर्क पड़ जाता है, पर आपका जो एजेस का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तो चलिए उसने बोला कि एज ऑफ फादर क्या होगी, तो मैं ना यहाँ पे एक एक ऑप्शन उठाती हूँ, जैसे कि ये 50 इयर्स है अगर ये 50 इयर्स है तो उसने बोला कि फादर की एज जो है ना वो ट्वाइस है एल्डर सन के, तो मतलब अगर फादर 50 का है तो एल्डर सन कितने का होगा 25 का, इसका हाफ कर दिया। फिर उसने बोला कि ये तो हमारा मतलब ये उस हिसाब से हो गया, लास्ट में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स 15 साल है, तो अगर एल्डर सन जो है वो 25 साल का है तो फिर यंगर सन कितने का होगा, मतलब ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ सो दैट आप समझ पाओ, नहीं तो आप तो ये देखते देखते कैलकुलेशन सारी कर लेनी चाहिए आपको। 15 साल का फर्क है तो 25 साल वाले से 15 साल छोटा होगा, 15 साल माइनस कर दो तो 10 हो गया, ठीक है। अब ये लाइन से वेरीफाई होगा कि हमारा ये ऑप्शन सही है कि गलत है देखो 10 years hence the age of father will be 3 times that of younger son, फादर की 10 साल बाद एज कितनी होगी 60, और यंगर सन की 10 साल बाद एज कितनी होगी 20, तो ये देखो ये 20 आ रहा है ये 60 आ रहा है, तो उसने बोला 3 टाइम्स है, तो ये देखो आपका वेरीफाई हो रहा है क्योंकि 20 का 3 टाइम्स 60 ही होता है, तो 10 साल बाद इनकी जो एज है वो असल में 3:1 की रेशियो में है, ठीक है। तो यानी जो हमारी कंडीशन है वो ए ऑप्शन में पूरी तरह से वेरीफाई हो रही है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उसने बोला कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास, एक नर्सरी क्लास में कुल मिलाकर 50 स्टूडेंट्स को एडमिट किया है, सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम से बना रहे हो तो ये अगर आपका इंग्लिश है तो ये आपका क्या होगा हिंदी होगा, ठीक है। उसने बोला कि 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 10 जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21। देखो उसने बोला इस पूरे की वैल्यू अगर 21 है, ठीक है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, 21 में से 10 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, हाँ जी ये आपका कितना आ गया ओनली इंग्लिश वाले 11, ठीक है। तो ओनली इंग्लिश वाले आपके 11 आ गए, और फिर उसने बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर बताएंगे। और आपको याद होगा शुरू में उसने बोला था टोटल स्टूडेंट्स 50 है, मतलब इन तीनों को ऐड करके अगर 50 आ रहा है तो इसमें से हम माइनस करेंगे 11 और 10 को, तो 11 और 10 को माइनस किया तो कितना आया 21 आया, ठीक है। 11 और 10 को मतलब 11 और 10 ऐड किया तो कितना आ गया 21 आ गया, या इंग्लिश वाले एक तरह से अगर मैं माइनस कर दूं, है ना,
तो इंग्लिश वाले आप माइनस करते हो तो ये कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, आंसर है 29। ठीक है, कितने लोग जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, 29 ओनली हिंदी वाले हैं, पर उसने बोला कैन स्पीक हिंदी, यानी वो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल मतलब ये सारे, तो 29 प्लस 10 होगा जो कि आपका कितना है, 39, ए ऑप्शन में दिया हुआ। ओनली हिंदी वाले 29 है और ओनली इंग्लिश वाले 11 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। तो आपने देखा कि मैथमेटिकल रीजनिंग एक्चुअली जो आपने मैथ्स में ये रेशियो करते हो, परसेंटेज करते हो, ये सारी चीजें करते हो, ये सारी यहाँ पे काम आ रही है, पर कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज के ट्रिक्स होते हैं, कुछ आपका मतलब क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी पॉइंट वो डाल देता है, जिसको मिला के पूरा एक आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये आपके सीसैट, आने वाले सीसैट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन ओवर करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से किसी और टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।